चलिए अब अपना रेगुलर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पीजीबीपी का हेड चल रहा था। कल हमने वो ब्लॉक देखा था 44AA, 44AB, 44AD, 44ADA, ये सब पॉइंट्स पे बात हो रही थी। इसके बाद एक सेक्शन है 44AE, पेज 126। कल जो पढ़ा है उसमें कुछ है क्वेरी, कोई टॉपिक आपको पूछना हो, कुछ कंफ्यूजन? सारे सेक्शंस जो है वो इंपॉर्टेंट है जो कल हमने पढ़े थे, पूरा ब्लॉक ध्यान में रखने जैसा है। क्लियर है सारे पॉइंट्स? चलो तो फिर 44AE पे चलते हैं। दिस इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट बिजनेस। जो कैश वाले में बात हो रही है 35,000 वाला, उन्हीं बिजनेसेस की बात यहाँ पे भी हो रही है। इनके लिए भी एक अलग से सेक्शन बना है। जैसे मैंने आपको बोला था कि हर एक पर्टिकुलर केस में ट्रांसपोर्ट बिजनेस वालों का थोड़ा अलग से विशेष ध्यान रखा जाता है कि भाई इनको परेशान तो नहीं करना है, लेकिन इनके लिए कोई अच्छी स्कीम्स निकाल दो तो बेटर है। तो प्रिजम्पटिव इनकम बाकी बिजनेसेस के लिए तो 44AD ऑलरेडी है। 44AE में ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए अलग से कंडीशंस बना दी, जबकि वो भी एक बिजनेस ही 44AD में कवर हो सकता था, बट उसको स्पेशली यहाँ पे एक अलग सेक्शन दे के उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस बनाए गए, जिससे उनको कुछ रिलीफ प्रिजम्पटिव इनकम के नाम पे मिल जाए। अब वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है वो आपको देखना है। चलिए देखें इन्होंने यहाँ पे क्या किया। देखो ट्रांसपोर्ट वालों की इनकम होती कैसे, व्हीकल्स या ट्रक्स जो है उसके थ्रू सामान या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, और पर किलोमीटर वो लोग या पर केजी जो भी चार्जेस देते हैं वो उनकी इनकम है। तो इन्होंने कैलकुलेशन वैसे ही बिठाया। इन्होंने क्या किया, जो व्हीकल्स होते हैं उसको दो कैटेगरी में बांटा। एक है हैवी व्हीकल्स और एक है अदर देन हैवी व्हीकल्स। ये सेक्शन कुछ साल पहले जब था तो इसमें तीन कैटेगरी थी, हैवी, मीडियम, लाइट। जो छोटा टेम्पो है, मीडियम साइज का ट्रक है, बड़ा कार्गो ट्रक है, वैसा कुछ है। तीन कैटेगरी थी, अब दो ही है, हैवी और अदर देन हैवी, वैसा बोला है। अब आपका कौन सा ट्रक है उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आपकी प्रिजम्पटिव इनकम पूरे साल की कितनी मानी जाएगी। अच्छा, ये सेक्शन का बेनिफिट हर एसएससी को नहीं मिलता जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है, इसकी भी एक लिमिटेशन है। स्मॉल एसएससीज को यहाँ पे बेनिफिट दिया गया। इनको बोला है कि जो भी एसएससीज के पास 10 से ज़्यादा व्हीकल्स नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम कितने व्हीकल है 10, उन्हीं के लिए ये सेक्शन जो है वो काम करता है, बाकी लोगों के लिए नहीं। तो अगर आप पूरे साल में 10 से ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ कर रहे हो ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए, तो फिर सिचुएशन जो है वो इस सेक्शन से बाहर चली जाएगी। फिर आप रेगुलर 44AD यूज़ करना चाहो तो मना नहीं करेंगे, अदरवाइज फिर जो नॉर्मल सेक्शंस आपके टैक्सेबल होते हैं वो वैसे ही रहने वाले हैं। ये स्कीम से आप बाहर हो जाओगे। वैसे व्हीकल्स खुद के हो या किराए के, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये भी एक पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि 10 ट्रक आप ही के होने चाहिए या आपके 9 ट्रक है, 8 ट्रक है तो खुद के होने चाहिए। लोग इस बिजनेस में किराए का ट्रक भी चलाते हैं कि भाई जो ट्रक ओनर है उसको मंथली रेंट दे दिया, बाकी ऊपर जो पर किलोमीटर अपना क्लाइंटेज है उससे अपन चार्ज करके कमा रहे हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है उसमें क्लियर बोला है कि व्हीकल आपके खुद के ओन्ड नहीं भी हो तो भी चलेगा, मैक्सिमम लिमिट 10 की रहेगी, इंक्लूडिंग रेंटेड व्हीकल्स, इंक्लूडिंग ओन्ड व्हीकल्स। ये सब चीज़ें क्लियर है। अब देखें प्रिजम्पटिव इनकम कितनी मानी जाएगी वो समझना है। तो दो कैटेगरी जैसे मैंने आपको बोला, पहली कैटेगरी में बोला है हैवी व्हीकल्स और दूसरी कैटेगरी में बोला है अदर देन हैवी व्हीकल्स। अदर देन हैवी वाला कैलकुलेशन पहले देखो, थोड़ा सिंपल है। उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि अगर आप एक व्हीकल एक महीने तक चलाते हो, नॉन हैवी व्हीकल या लाइट व्हीकल, ठीक है, तो उससे आपकी प्रिजम्पटिव इनकम मानी जाएगी एक महीने की 7,500 रुपये। फिक्स कर दिया। पर नॉन हैवी व्हीकल पर मंथ 7,500 विल बी योर प्रिजम्पटिव इनकम। ये आपको अज्यूम करके चलना है अगर आप इस सेक्शन में जा रहे हो तो। अब आपके पास कितने व्हीकल है और आपने उनको कितने मंथ तक पिछले साल में यूज़ किया है, वो सारा कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई कर लो। वैसा है, कोई व्हीकल अगर आपने मंथ के बीच में कहीं पे खरीदा होगा या रेंट पे लिया होगा, यूज़ करना स्टार्ट किया होगा, पार्ट ऑफ अ मंथ इज फुल मंथ। 9 महीने और एक दिन है तो 10 महीने माने जाएंगे, वैसा होगा। तो एक दिन भी अगर आपने यूज़ किया है तो पूरा मंथ काउंट हो जाएगा, वैसे ध्यान रखना। अगर आपने इससे ज़्यादा इनकम क्लेम की है इस कैलकुलेशन से तो डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बट 44AE में अगर आ रहे हो तो ये मिनिमम है जो आपको क्लेम करना ही पड़ेगा, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, और इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। अब सम आते हैं इसके ऊपर, काफ़ी बार पूछे हुए, उसमें आपको डेटा दे देते हैं कि इतने नॉन हैवी व्हीकल्स हैं, 3 है, 4 है, 5 है, इस डेट पे ये खरीदा था, उस डेट पे वो खरीदा था, और 44AE यूज़ किया है। तो आप कैलकुलेट कर लो कौन सा व्हीकल कितने महीने यूज़ हुआ है, इंटू 7,500 जो है वो आप मल्टीप्लाई कर दो, वैसा है। अब बात कर लेते हैं हैवी व्हीकल की। इसमें क्राइटेरिया थोड़ा सा
अलग है। यहाँ पे ना व्हीकल का जो वेट होता है, ग्रॉस व्हीकल वेट या फिर अनलेडन वेट, उसमें से कोई एक क्राइटेरिया यूज हो सकता है डिपेंडिंग कि क्या सिचुएशन वहाँ पे दे रखी है। और बोला है कि पर टन 1,000 रुपये जो है वो आपकी इनकम अज्यूम की जाएगी पर टन ऑफ द ग्रॉस व्हीकल वेट। अब जो व्हीकल का वेट होता है उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। जो बड़े ट्रेलर या जो बड़े स्टोरेज के लिए ट्रक्स यूज होते हैं उनकी जो वेट, उनका जो खुद का व्हीकल का पूरा वेट होता है वो काफ़ी हैवी होता है, टन्स में होता है। 1 टन 1,000 किलो होता है, ठीक है। तो 10 टन 12 टन 15 टन 20 टन का ट्रक होता है, इसलिए वो उसको चलाना भी मुश्किल है और वो उतना वेट भी नहीं खींच पाता, स्लो चलता है। हाईवे पर देखा होगा बड़े ट्रेलर होते हैं, बहुत धीरे धीरे चल रहे होते हैं, वो आराम से अपनी लेन पकड़ लेते हैं लेफ्ट वाली, 30 40 50 की स्पीड पे चला रहे होते हैं। उससे ऊपर वो चला भी नहीं पाएंगे क्योंकि इतना बड़ा कंटेनर ऊपर रखा होता है, तो वो वेट इतना हो जाता है कि वो स्पीड में नहीं जा सकता। अपन तो गाड़ी में जा रहे हैं तो 80 90 100 120 150 पे चला रहे हैं, लेकिन वो ट्रक वाला अपनी स्पीड पे चलता रहेगा, वैसा है। तो ऐसे हैवी व्हीकल्स का जो ग्रॉस वेट होता है, व्हीकल वेट, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती है। अब ये हैवी व्हीकल की डेफिनेशन में कौन से व्हीकल्स आएंगे, तो उसके लिए क्वांटिटी उन्होंने रखी हुई है 12 टन 12,000 kgs का व्हीकल, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मिलेगा, देखो लिखा हुआ है हैवी व्हीकल होता क्या है। ठीक है, तो 12,000 किलो से ऊपर की ग्रॉस वेट कैपेसिटी हो या ग्रॉस वेट हो किसी व्हीकल का, तो उसको अपने हैवी व्हीकल बोलते हैं। और 12,000 किलो से कम हो तो हैवी व्हीकल नहीं बोलेंगे, फिर वो 7,500 वाले में आ जाएगा वैसे। तो ये पहला क्राइटेरिया। अब ग्रॉस व्हीकल वेट होता क्या है वो भी समझाया हुआ है उन्होंने। पूरा टोटल व्हीकल ऑफ द वेट टोटल वेट ऑफ द व्हीकल एंड द लोड सर्टिफाइड एंड रजिस्टर्ड बाय द रजिस्टरिंग अथॉरिटी एज परमिसिबल फॉर दैट व्हीकल। ट्रक का वजन और ट्रक के ऊपर जो सामान आप लोड कर सकते हो उसका कितना मैक्सिमम वजन हो सकता है, ये दोनों मिला के बनता है ग्रॉस व्हीकल वेट। खाली ट्रक का भी तो वजन होगा और उसके ऊपर जो कंटेनर होता है उसके अंदर भी तो लोडिंग कैपेसिटी होगी वॉल्यूम के हिसाब से, कि भाई इतना बड़ा कंटेनर है, इतना ट्रक का साइज है, तो इसमें इतने किलो सामान आ जाता है। तो खाली ट्रक का वजन प्लस जो ऊपर सामान आप लोड कर सकते हो उसकी जो मैक्सिमम ऑफिशियल कैपेसिटी है उसका वजन मिला के बनता है ग्रॉस व्हीकल वेट। अब कितना आप लोड कर सकते हो और कितना लोग लोड करते हैं वो आप इंडियन हाईवे पे देख सकते हो। ट्रक में अगर आपने कभी देखा हो हाईवे पे जाते हुए, तो क्या वो ट्रक का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें ऐसा होता है कुछ उसकी आई थिंक 20-22 फुट की लंबाई होती है और 15-17 फुट की हाइट होती है, जो अपना स्टैंडर्ड आइशर का टाटा का ट्रक आता है। तो उतना तो आप भर सकते हो अंदर, बट आरटीओ के और रूल्स ये है कि जो ट्रक का डायमेंशन है सामान उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर तक आप लोड नहीं कर सकते हो। बट लोग क्या करते हैं, डबल हाइट तक लोड कर देते हैं, फिर उसको रस्सियों से बांध देते हैं पूरा प्लास्टिक लगा के, और कितनी बार तो लेफ्ट साइड राइट साइड पे सामान आ रहा होता है। तो बहुत बार वो ट्रक का स्ट्रक्चर ऐसा होता है और पूरा सामान जो है ना वो बाहर तक आ रहा होता है, ऊपर हाइट तक जा रहा होता है और ओवरलोड करके जा रहे होते हैं। अब ये ट्रक्स ना हाईवे पे जैसे टर्निंग वाला रोड आता है ना, उस पर पलट जाते हैं, और जो आजू बाजू चला रहा होता है ना वो अपने जान का मालिक खुद ही है। फिर तो कभी भी अगर ऐसी ट्रक जा रही है बाजू में से गाड़ी निकालने में डर लगता है, क्योंकि अपन भी स्पीड में है, वो भी टर्न ले रहा है स्पीड में, और वैसा कर्व्ड रोड होता है, बैंक रोड होता है, उस पर अगर वो इस तरह पलट गया तो अपनी गाड़ी नीचे तो खत्म हो जाएगा काम। इतना सारा सामान वैसे ओवरलोड है और पूरा ट्रक अपनी गाड़ी पे आएगा तो गाड़ी तो इतना लोड ले ही नहीं पाने वाली है, वो तो खत्म हो जाएगी। तो बहुत बार ऐसे एक्सीडेंट्स में ट्रक पलट जाता है, आजू बाजू वाले व्हीकल वालों को चोट लगती है, और ड्राइवर का तो काम एकदम सिंपल है, उसको तो सिर्फ उतर के भागना है, क्योंकि मरने वाला तो वो है नहीं। जितना बड़ा व्हीकल है कितना भी पलट जाए उसके अंदर उसको कुछ होने वाला नहीं, एक बार के लिए तो बाहर निकल ही आएगा, वो निकल के सीधा भाग जाता है, क्योंकि पब्लिक के हाथ में आ गया तो खत्म हो गया। लोग मारेंगे, गुस्सा निकालते हैं, वो पहले भाग जाता है, ट्रक भी छोड़ देगा और सारा सामान सब छोड़ देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाग जाएगा। अब सारा जो ट्रक जिसका है वो फंस गया, सामान जिसका है उसका नुकसान हो गया। फंसेगा तो मतलब लीगली नहीं, लेकिन उसका पैसों का नुकसान तो हो ही गया, और अगर किसी को चोट लग गई आजू बाजू तो फिर बात अलग है, तो ये रिस्क रहता है। तो ग्रॉस व्हीकल वेट मतलब जो ऑफिशियल सर्टिफाइड लोड कैपेसिटी है और जो व्हीकल का वेट है वो ये मिला के होगा ग्रॉस व्हीकल वेट। फिर दूसरा जो टर्म यूज किया था ना, अनलेडन वेट, वो बोला हुआ है। अनलेडन वेट का मतलब है द वेट ऑफ द व्हीकल और ट्रेलर इंक्लूडिंग ऑल इक्विपमेंट ऑर्डिनरीली यूज्ड विद द व्हीकल when working, but excluding the weight of the driver or the attendant. And where alternative parts or bodies are used, the unladen weight of the vehicle means the weight of the vehicle with the heaviest such alternative body or part. सिंपल कर देते हैं, खाली ट्रेलर खाली ट्रक का जो वजन होता है उसको अनलेडन वेट बोलेंगे, कुछ लोड नहीं किया हुआ, दैट इज अनलेडन वेट।
ग्रॉस व्हीकल वेट में क्या बोला था, जो सर्टिफाइड लोड कैपेसिटी है वो भी इंक्लूड होगी कि ये ट्रक 5,000 किलो का सामान उठा सकता है, तो 5,000 किलो भी जुड़ता है। अनलेडेड वेट में खाली ट्रक का जो वेट होता है, उसके पार्ट्स का वेट होता है, सिर्फ वो जुड़ता है। और उसमें बोला ड्राइवर और अटेंडेंट को इंक्लूड नहीं करना है। बहुत बेसिक सी बात है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 2-4 हज़ार किलो के ट्रक में अगर 50-60 किलो का ड्राइवर आप नहीं भी इंक्लूड करो और कर भी लो, हार्डली मैटर करेगा। बट ये क्लियर कर दिया कि भाई ड्राइवर को अनलेडेड वेट में काउंट मत करना, अटेंडेंट जो साथ में होता है उसको मत काउंट करना, सिर्फ व्हीकल का जो वेट है उसको खाली आपको यहाँ पे काउंट करना है, वैसा है। तो बोला ये जो हैवी व्हीकल वाली कैटेगरी है, उसमें आपकी इनकम अज्यूम की जाएगी 1,000 रुपीज पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट एज द केस में भी। तो या तो ग्रॉस व्हीकल वेट यूज करेंगे या अनलेडन वेट यूज करेंगे, जैसा बोला होगा वैसा अपने को करना है। और इनकम कितनी माननी है, पर टन 1,000 रुपीज पर मंथ पर व्हीकल। अब यहाँ पे अगर आपका हैवी व्हीकल 15 टन का है, मतलब ग्रॉस व्हीकल वेट 15 टन, तो 15 टन इंटू 1,000, तो एक महीने की उस ट्रक की कमाई कितनी होगी, 15,000। ये तो पर टन है ना, और ट्रक की कैपेसिटी तो मिनिमम 12 टन होगी, क्योंकि है हैवी व्हीकल। तो 12,000 रुपये तो महीने का फिक्स हो गया, उससे ऊपर ही जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। आ रही समझ आ रही? तो आपको डेटा जो दिया होगा ना सम में, उसमें कैलकुलेशंस कुछ इसी तरीके से दिए होंगे कि भाई इतने इतने व्हीकल हमारे पास है, इतना इतना यूज किया है, अब सारा मल्टीप्लाई करके आप गिन लो। क्लियर? चलो, क्या हुआ? 1,000 किलो, 1,000 kg, कोई तो हो गया 12 टन, 12,000 किलो। ठीक, एक सम देता हूँ मैं आपको, इस पे सॉल्व करके देखो। 10 व्हीकल बोला है ना, 10 व्हीकल की मान लेते हैं ना, 44 AE में कवर कर लेते हैं इसको, डिवीजन देख लेते हैं। छह हैवी व्हीकल है, 4 बाकी के अदर व्हीकल हैं। ये सब ना अलग अलग डेट पे खरीदे हैं, ऐसा assumption ले लेते हैं। कुछ व्हीकल्स आप स्टार्टिंग से यूज कर रहे हो, ये परचेज डेट्स है, यूजेज जब से यूज करना स्टार्ट किया वो डेट्स हैं। और हैवी व्हीकल की जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 15 टन मान लेते हैं, फिक्स रखते हैं सबके लिए, कॉम्प्लिकेट नहीं करते उसको। ये जो 4 व्हीकल्स हैं, ये भी आपने अलग अलग डेट्स पे खरीदे। ऐसा कुछ दिया हुआ। अब ये सारा डेटा है, आपको गिनना है कि अगर इस एसएससी को अपन 44 AE में इंक्लूड करें तो टोटल इनकम कितनी आएगी उसकी फ्रॉम पीजीबीपी या 44E। सारा डेटा जो आपके पास होना चाहिए वो है।
बराबर तो 11 महीने यूज हुआ ना ये वाला। हाँ नहीं 15 में बोला ना। बोलो पता चल रहा है कैसे कितना है? नहीं एक एक गिनवा देता हूँ, बाकी गिनो। देखो ये वाला लाइट व्हीकल 1 अप्रैल, पूरा साल यूज हुआ है ना, 31 मार्च तक। 1 महीने का कितना? 7,500। कितने महीने यूज हुआ? 12 महीने। कितना है एक व्हीकल? सिंपल हो गया। ऐसे तो करना, खाली मल्टीप्लीकेशन करना है। ये वाला अब यहाँ पे भी देख लो, ये एक व्हीकल है, पूरे 12 महीने यूज हुए, 1,000 रुपये पर टन इंटू 15 टन इंटू 12 महीने हो गया। हाँ ऐसे टोटल करते जाओ, क्या सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन का समय है और कुछ भी नहीं है। ये सारा जो है वो गिन लो। ये टाइम पास क्वेश्चन है, पूछते हैं एग्जाम में, 2-3 बार पूछा हुआ है, लेकिन ज़्यादा उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हो गया, टोटल करना है ना। हाँ बोलो टोटल आया कुछ? क्या अमाउंट आ रहा है? 6,30,000। ये वाला कि टोटल? हाँ मतलब ये वाला कि टोटल? ये वाला 6। दोनों में हाँ बोल रहे हो तो कैसे पता चलेगा? मेरे से गिनवाओ। मंथ्स भी गिनने में दिक्कत हो रही है, कुछ करो यार।
करो टोटल कितना आ रहा है। इसमें तो आंसर अलग नहीं आना चाहिए ना, एकदम सेम सेम चल रहा है। पहले का मैं बोलूं। क्या हुआ, अलग आ रहा एक है? तारीख को हमें 2 महीने बोली है, तो बोलो हाँ। एक तारीख का 2 तो उन्होंने ऐसे कैसे करता, 6 व्हीकल अलग अलग लिखे हैं, फिर भी एक ही बार लिया क्या? पूरा लिख के दिया मैंने, उसके बाद तो खाली मल्टीप्लाई और एडिशन बचा है। तो एकदम बच्चों वाला कैलकुलेशन है, कोई बचा ही नहीं इसके अंदर, ये भी गलत आ रहा है। ध्यान नहीं देते तुम प्रैक्टिकल में। तीन साठ पे दूर ऊपर वाले ट्रांजिशन नहीं हो गया। बाद में 3 वाली तो सेम वो सेम बोलो 8,10,000 नहीं यार। और ये वाला 2,47,500 आया समझ में? ठीक है, बोलो कुछ क्वेरी हुआ कंप्लीट? ये है आपका 44AE। 2 मिनट दो यार, मुझे 1-2 कॉल आ रहे हैं, ले लेने दो। चलिए चलिए थोड़ा देख लेते हैं, आज के 1-2 इंक्वायरी, टाइम वेस्ट हो गया इन बिटवीन, फटाफट कवर करते हैं। चलो तो 44AE यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट जो सेक्शन है वो इन्फॉर्मेटिव है, सिंपल सा टॉपिक है। 44B, 44BB पूरी सीरीज है, BBA, BBB ये सब सीरीज है। इन सारे सेक्शंस में उन्होंने बोला हुआ है, बात नॉन रेसिडेंट्स की है जो पर्टिकुलर बिजनेसेस में इन्वॉल्व है। अब नॉन रेसिडेंट्स का प्रॉब्लम क्या है, वो इंडिया आते हैं, अपना पैसा वैसे जो भी मतलब ट्रांजेक्शन है, बिजनेस है, वो करके वापस चले जाएंगे। अगले साल आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं। इन लोगों से अगर हम प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर वाला गेम खेलेंगे तो ये अगले साल गायब हो जाएंगे, पैसा मिलेगा ही नहीं। तो इसमें कंसेप्ट ये बना दिया कि भाई जब भी ये लोग इंडिया आते हैं तो जो भी इनके साथ ट्रांजेक्शन होता है उसके ऊपर एक लमसम टैक्स जो है वो फिक्स कर दो। और वो लमसम टैक्स चार्ज करने का तरीका क्या है, TDS, मतलब जो इनको पेमेंट करेगा उसकी जिम्मेदारी है कि भाई इतना टैक्स काट के उसको पैसा देना, क्योंकि अगले साल वापस आए नहीं आए हमें पता नहीं। वैसा अब कौन लोग हैं और कितनी इनकम मानी जाती है वो देखना है। सबसे पहला जो सेक्शन है 44B, उसमें बोला हुआ है नॉन रेसिडेंट एंगेज्ड इन ऑपरेशन ऑफ शिप्स अदर देन क्रूजिंग शिप्स। ठीक है, देखो एक तो असेसी नॉन रेसिडेंट है, शिपिंग बिजनेस है, गुड्स रखने आएगा, गुड्स लेके चला जाएगा, पेमेंट लेके चला जाएगा। अगले साल वो शिप लेके वापस आया नहीं आया, अगले साल उसमें इनकम के ऊपर टैक्स भरा नहीं भरा, क्या पता। तो बोला एक काम करो, जितना भी उसका ग्रॉस रिसीट है इंडिया से, उसका 7.5% उसकी इनकम प्रिज्यूम कर लो। जैसे 8% चल रहा था, 6% चल रहा था, ये 7,500 या 1,000 रुपये चल रहा था, वैसे फिक्स कर दो। जितना भी इंडिया से वो रिसीव करेगा उसका 7.5% जो है वो उसकी इनकम है। क्लियर हो गया, ये फिक्स कर दिया, डीम्ड मान लिया गया, एक्चुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अब इसमें जो अदर देन क्रूज शिप जो अलग किया ना, ये 1 अप्रैल 2025 से ही अलग हुआ है। ठीक है, अदर देन क्रूज शिप।
टीडीएस का परसेंटेज भी अलग होगा। हाँ, ये इनकम टैक्स का रेट है, ये टीडीएस का रेट नहीं, दिस इज इनकम टैक्स रेट, मतलब सॉरी इनकम का रेट है कि इतनी आपकी इनकम मानी जाएगी। टैक्स डिडक्ट करना है वो डिफरेंट एस्पेक्ट है उसका, अभी उस रेट पे नहीं जा रहे। ये मैं बता रहा हूँ कि जितना भी उसने इंडिया से रिसीव किया, आपने उसको मान लो 10 लाख रुपए पे किया, तो 10 लाख रुपए में उसकी इनकम कितनी मानी जाएगी? 7.5%। वैसा जिसका भी उसका ग्रॉस रिसीट जितना भी होगा उसका 7.5% उसकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। वैसा ये खर्चा भी तो हो रहा होगा उसका, इतनी बड़ी शिप लेके आया है, तो आपने उसको 10 लाख चुकाया, तो 10 लाख थोड़ी उसका प्रॉफिट है। 10 लाख के सामने उसके ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं लगे होंगे। अपने भी तो यहाँ पे यही कर रहे थे ना, 1 करोड़ का टर्नओवर था, 1.5 करोड़ का टर्नओवर था, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी कितनी मानी थी? 8%, 6%, वही चल रहा था 44AD में। सेम जो 44AD का लॉजिक था वही लॉजिक यहाँ पे भी है कि आपके टर्नओवर का एक हिस्सा आपकी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी मान लिया जाएगा। यहाँ बोला है कि शिपिंग बिजनेस वाला नॉन रेसिडेंट इंडिया से जितना भी पैसा रिसीव करके लेके जाएगा उसका 7.5% उसकी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी मान ली जाएगी। बात समझ आ रही? क्लियर हो रहा है? अब उस इनकम पे टैक्स लगेगा, तो जो टीडीएस कटेगा उस इनकम पे कटेगा। नॉर्मली नॉन रेसिडेंट्स पे जो टीडीएस कटता है वो 20% होता है। बात समझ आ रही? तो बाकी की इनकम तो लेके जा सकता है ना। तो ओवरऑल एक लमसम कैलकुलेशन ऐसा समझ लो कि आपने उसको 10 लाख रुपए अगर पे किए, ये उसका है ग्रॉस रिसीट। तो ग्रॉस रिसीट प्रॉफिट थोड़ी होता है, टर्नओवर होता है, ठीक है। इसमें से उसके खर्चे वैसे कटेंगे, स्टाफ सैलरी, ऑयल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, शिप का जो भी वेरिएंट टेयर होगा वो, उसके बाद जो पैसा बचता है वो उसकी इनकम होती है ना। तो इस पे डीम्ड इनकम कितनी मान ली गई? 7.5%। ये है डीम्ड इनकम। तो कितना अमाउंट आ जाएगा ये? 10 लाख है ना, 1 लाख, हाँ 75,000 इतना आएगा। ये है उसकी डीम्ड इनकम। अब इस डीम्ड इनकम पे टीडीएस का प्रोविजन आएगा, टीडीएस एट 20%। सपोज तो इसके ऊपर 20% गिनोगे आप तो वो होगा 15,000। तो ये है टैक्स का अमाउंट। ऐसे कैलकुलेशन होता है। बात समझ आ रही? तो 10 लाख चुकाते टाइम 15,000 काट लेना, सिंपल हिसाब हो गया ना। वैसा बोलो, प्रोविजंस में कुछ डाउट, कोई क्वेरी? चल आगे। 44BB, 44BBA, 44BBB सब सेक्शंस में सिमिलर बातें हो रही है। 44BB में बोला है नॉन रेसिडेंट है, ये काम क्या कर रहा है? आपको प्लांट एंड मशीनरी सप्लाई कर रहा है। प्लांट एंड मशीनरी किस चीज़ के लिए? एक्सट्रैक्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, मिनरल ऑयल के लिए, ये सब चीज़ों के लिए। अब ड्रिलिंग करनी है ज़मीन के अंदर, ऑयल एक्सप्लोरेशन करना है, तो ज़मीन के कितने फीट तक ड्रिल करना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत हैवी मशीनरी लगती है। वो हैवी मशीनरी अगर कोई कंपनी खरीदने जाए तो उसका करोड़ ऑफ रुपीज़ का तो खर्चा खरीदने में हो जाएगा। तो बहुत बार ये लोग क्या करते हैं, खरीदने के बदले उसको रेंट पे ले लेते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज असेट मैनेजमेंट का बिजनेस करती है कि भाई मशीनरी हमारे पास है, हम किराए पे देते हैं, आपको चाहिए तो आप मशीन ले लो हमसे। वैसा तो ये जो किराया कमा रहा है सामने वाला नॉन रेसिडेंट, वो उसके लिए इंडिया से जनरेट होने वाली इनकम है फ्रॉम 44BB, और उसमें उसकी डीम्ड इनकम कितनी मानी जाएगी? ग्रॉस रिसीट्स का 10%। तो अगर आपने उसको किराए के नाम पे 10 लाख रुपए दिए तो उसकी इनकम कितनी है उसमें? 1 लाख रुपए। 1 लाख पे से जो टीडीएस काटना है वो काट लो। इस तरीके से प्रोविजंस यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट बोला है नॉन रेसिडेंट एंगेज्ड इन ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। वो शिप था, ये एयरक्राफ्ट हो गया, वहाँ 5% का रेट है। और लास्ट बोला है फॉरेन कंपनी एंगेज्ड इन सिविल कंस्ट्रक्शन ऑन इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग ऑफ प्लांट और मशीनरी इन कनेक्शन विद एन अप्रूव्ड टर्न की पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उसमें 10% का रेट है। ऐसी फॉरेन एंटिटी जो सिविल कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, इंडिया अभी मेट्रो बन रही है, तो भाई मेट्रो बनाने के लिए, अब दिल्ली में मेट्रो बनी थी, तो दिल्ली मेट्रो जो इंडियन कंपनी ने नहीं बनाई थी, जापानीज कंपनी को बुलाया था वहां से, जो फर्स्ट टाइम था, तो भाई कैसे काम होता है, तो वो लोगों ने आके मेट्रो बनाई है। वैसा है। अब उसमें उन्होंने काम भी उतना अच्छे तरीके से किया है कि ऊपर के रोड ब्लॉक नहीं हुए कभी भी। अब यहाँ पे अपने मेट्रो का काम चल रहा है तो बागल पे जाके देखो, पूरा रास्ता ही बंद कर दिया। अब नीचे ड्रिलिंग चल रही है, ऊपर का रास्ता बंद है। उन्होंने नीचे पूरा ड्रिलिंग का काम किया, रोड्स को बंद किए बिना। अब उनका अपना तरीका काम करने का, टेक्नोलॉजी बेटर है, तो वो कंपनी जब सिविल कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे आके कर रही है तो पैसा तो कमा के गई होगी, तो जितना बिल बना होगा ना उसका 10% उनकी इनकम मान ली गई होगी। वैसे तो ये डीम्ड प्रोविजन होता है, एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करते वहाँ पे। सिविल कंस्ट्रक्शन टर्न की पावर प्रोजेक्ट, टर्न की मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं।
अब ये पीछे थियरी रिपीट कर दिए, चारों सेक्शन से। 44B तो अपन ने पीछे पढ़ लिया, उतना ही मेन स्टोरी है। 44BBB भी हो गया, रिपीट किया हुआ है। और इसके बाद 44BBC नया सेक्शन आया है, ये पीछे नहीं था ना ये लिस्ट में। ये 44BBC, 44BBD, ये कुछ नए सेक्शन इन्होंने ऐड किए हैं। क्या कंडीशन है देख लेते हैं। 44BBC में बोला है स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और ऑपरेशन ऑफ क्रूज शिप इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट्स। शिपिंग बिजनेस एक ट्रांसपोर्टेशन वाला हो गया, सामान का आना जाना, कंटेनर्स लोड करना। क्रूज शिप जो है वो अलग हो गया। क्रूज शिप में फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वाला जो बिजनेस है वो आ गया, तो उसके लिए इन्होंने अलग सेक्शन बना दिया। हमें तो ये देखना है कि रेट क्या फिक्स किया है। 20%। डीम्ड इनकम कितनी मानी जाएगी? 20%। ठीक है, तो मेन स्टोरी तो वही है कि बिजनेस जो है वो नॉर्मल शिपिंग वाले से अलग है, क्रूज शिपिंग वाला है। वहाँ पे कितना रेट बोला था? 7.5%। यहाँ कितना बोल दिया? 20%। देखो वो कमर्शियल और ये मतलब गुड्स वाले में पैसेंजर वाले फर्क होता है ना। गुड्स वाले में क्या होता है, थोड़ा रेट का भी वो रहता है। क्रूज शिप कैसा है ना, वो प्रीमियम सर्विस हो गई। प्रीमियम सर्विस वाले में क्या, शिप वाले का मार्जिन भी ज़्यादा होता है। सरकार ने बोला हमने सबको एक ही कैटेगरी में डाल रखा है, अलग कर देते हैं ना। जो गुड्स कैरेज वाला है उससे कम ले लो, जो लग्जरी क्रूज लाइन चला रहा है उससे ज़्यादा ले लो, क्योंकि उसमें मार्जिन भी ज़्यादा होता है। आप घूमने फिरने जा रहे हो क्रूज शिप पे तो उसमें तो पैसा ज़्यादा ही ले रहे होंगे वो लोग, तो वहाँ इनकम बढ़ा दी, सेक्शन अलग कर दिया। बस ये मेन स्टोरी है और कुछ भी नहीं है। और नेक्स्ट है 44BBD, स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ नॉन रेसिडेंट्स हु आर एंगेज्ड इन बिजनेस और प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ technology for setting up an electronic manufacturing facility or in connection with manufacturing or producing electronic goods, articles or things in India। ये भी नॉन रेसिडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रहे हैं। गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है लेकिन थोड़ा पंगा है, बिकॉज लोकल अथॉरिटीज़ जो है ना वो उनको ना पैसा खाने की इतनी आदत है ना कि कोई भी नया बिजनेस सेटअप करे मैन्युफैक्चरिंग तो उसका पूरा खून पी जाते हैं लोग, ऐसा है। तो इन लोगों को इस लेवल पे लेके आना डिफिकल्ट है, बट स्टिल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि भाई फॉरेन एंटिटीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करे। सैमसंग ने नोएडा गुरुग्राम साइड पे बहुत बड़ा जो है उनका असेंबली लाइन सेटअप किया है, जो एशिया का आई थिंक सबसे बड़ा असेंबली यूनिट है। तो उनको लेके आने में गवर्नमेंट सक्सेसफुल रही है। एप्पल से बात की उन्होंने, तो एप्पल ने भी इंडिया में असेंबलिंग स्टार्ट किया है और ये बेंगलुरु के पास हो रहा है, तो वहाँ पे बड़ा प्लांट लगाया है। तो कंपनीज कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि भाई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो, क्योंकि उससे क्या होता है ना, लोकल लोगों को काम मिलता है, मेन पॉइंट वो है। तो उनको कैसे टैक्सेबल करना है, उनकी डीम्ड इनकम कितनी माननी है, यहाँ पे बोला हुआ है। और इसके लिए भी परसेंटेज फिक्स कर दिया है 25%, 25%। ठीक है, तो ये सिंपल कंडीशन है। बाकी का क्योंकि पूरा बैरेट का सेक्शन रखा है तो इतना डेप्थ में दिख रहा है, बट मेन स्टोरी जो है वो आपको इतनी मिलेगी यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को बनाने की फैसिलिटी इंडिया में सेटअप करना, वहाँ पे 25% जो है वो रहेगा। बोलो, कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक समझ आया? ठीक। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो जाती है तो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स टाइटल में तो लिखा है। तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में कुछ भी आ सकता है ना, मोबाइल फोन आ सकता है, टीवी आ सकता है, लैपटॉप आ सकता है, कैटेगरी तो फिक्स ही है। स्पेसिफिक मोबाइल फोन जैसा नहीं बोला, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में सब कुछ आ गया ना, टेक्नोलॉजी वाली सारी चीजें आ गई। बोलो, क्लियर है कंडीशन यहाँ तक? ठीक है, तो 44BBD कंप्लीट है। लास्ट सेक्शन जो है 44DB, उसमें तो वो प्रोविजन में डिडक्शंस वाली बात की जो अपन डेप्रिसिएशन में देख रहे थे। तो डेप्रिसिएशन वाले केस में अगर सक्सेशन अमालगमेशन होता है फॉर्म का, तो जो प्रीडिसेसर फॉर्म है वो उस डेट तक का डेप्री क्लेम करेगी और उसके बाद वाली तारीख के लिए जो न्यू एंटिटी है वो क्लेम करेगी। हमने देखा था 2 पार्ट्स में बट जाएगा। अगर बिजनेस मैंने साल के बीच में किसी को सेल ऑफ कर दिया तो जिस डेट पे बिजनेस ट्रांसफर हुआ है उस दिन तक का डेप्री मैं क्लेम करूंगा, उसके बाद वाला डेप्री आप क्लेम करोगे। तो पूरे साल का डेप्री गिनो, नंबर ऑफ डेज में डिवाइड कर दो। तो ये कैलकुलेशन में आने वाला है, मैं सम्स कराऊंगा, उसमें ये चीज़ कवर हो जाएगी। वैसे चलिए, तो ये पॉइंट्स आपके कवर हुए और कोई सेक्शन तो बचा नहीं है। अभी 43CA मैंने बाकी रखा है और कुछ
हाँ वही देख रहा हूँ क्या बचा है। स्पेक्युलेटिव बिजनेस है ना, आपको स्टोरी बता देता हूँ क्या है। वो थियरी है, थियरी में अगर पूछ लिया बाई चांस तो कवर अप हो सकता है वैसा। स्पेक्युलेशन बिजनेस, देखो शॉर्ट स्टोरी ये है कि एक होता है स्पेक्युलेशन, दूसरा नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस है। इसको कैटेगराइज कैसे करना है। अब अगर आप ट्रेडर हो, आप मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर हो, तो इस सिचुएशन में आप जो काम कर रहे हो ना वो स्पेक्युलेटिव नहीं है, ठीक है। पेज 73 होगा, हाँ, तो वो स्पेक्युलेटिव नहीं है, ठीक है। अब उसका रीज़न क्या है वो समझो। अगर अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने आपको ये फीस का अमाउंट कोट किया है और वो अमाउंट आपको पता है, मुझे पता है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब वो अमाउंट आपने मुझे स्टार्टिंग में पे कर दिया, आपने इंस्टॉलमेंट में पे किया या आपने लास्ट में पे किया, बट एक अप्रॉक्स आइडिया मुझे है कि इतना अमाउंट आप मुझे पे करने वाले हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर मैंने कोट कर ही दिया है तो आई नो कि भाई इतना मुझे अमाउंट मिलने वाला है। तो मैं कैलकुलेशन तो लेके बैठ सकता हूँ। अब जितने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने बैचेस चला रहा हूँ, तो मैं अपना एक रेवेन्यू इवेल्युएट तो कर सकता हूँ कि इतना अमाउंट आने वाला है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 90-95% तो अमाउंट मैं एक्सपेक्ट करके चल सकता हूँ कि भाई ये रेंज में आएगा। तो जो मैं काम कर रहा हूँ ये स्पेक्युलेशन नहीं है, इसमें मनी को लेके अनसर्टेनिटी नहीं है। अगर मैंने किसी को गुड्स बेचा और बिल भेजा है तो आज नहीं तो कल उसका पेमेंट आएगा। जितनी बात हुई है, जितना बिल भेजा उतना पेमेंट आएगा, ठीक है, वैसा होगा। तो यहाँ पे स्पेक्युलेशन का एलिमेंट नहीं। लेकिन ऐसे बिजनेस प्रोफेशन जहाँ पे कमाई की सर्टेनिटी नहीं है, क्या गेन होगा क्या लॉस होगा पता नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज स्पेक्युलेटिव। जैसे स्टॉक मार्केट में हो सकता है, आपने कोई शेयर खरीदा तो गारंटी है कि वो शेयर एक साल में इतने रुपए का हो ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं। हो सकता है उस दिन उससे डबल हो जाए, हो सकता है आधा हो जाए। तो जहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है इनकम को लेके, एक अप्रॉक्स आइडिया नहीं है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, दैट इज स्पेक्युलेशन। और जहाँ आइडिया है वहाँ पे वो नॉन स्पेक्युलेटिव है। तो जो नॉर्मल बिजनेस है, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, जिसमें कमाई पता होती है पहले से कि मैं इतना चार्ज करूंगा, तो दैट इज कॉल्ड नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस, वैसा होता है। तो ये यहाँ पे बोला हुआ स्पेक्युलेशन वर्सेस नॉन स्पेक्युलेशन। अब इसमें ये मीनिंग तो इतना ही है। नेक्स्ट पेज पे ना इन्होंने कुछ एक्सक्लूजन्स दिए हुए, कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो स्पेक्युलेटिव नहीं माने जाते। ये आपने सब ग्रुप 2 में पढ़ी हुई चीजें हैं, जो बाकी अपना CMSL और ECIPL भी आप पढ़ रहे हो, तो सिक्योरिटी लॉ में भी ये टॉपिक्स आते हैं। उन्हीं में से कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे नाम दिखेंगे कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस जो है वो स्पेक्युलेटिव में नहीं आते। अब अगर एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछते हैं तो पहले पूछेंगे व्हाट आर स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस एंड विच ट्रांजैक्शंस आर एक्सक्लूडेड। आपको ये सारे ट्रांजैक्शंस लिस्ट करने होंगे वैसा। तो डायरेक्ट शॉर्ट नोट इसमें आ सकती है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब अंदर के जो पॉइंट्स हैं वो आप एक बार रीड करके देख सकते हो, कितने आपको रिलेट हो रहे हैं कितने नहीं। CMSL आपका काफ़ी सारा हो भी चुका है, तो कुछ जो जो उसमें कवर हुए होंगे वो आपके मैच हो जाएंगे वैसे। एक बार पढ़ के देख लो, नहीं आएंगे तो फिर मैं वो जो भी डाउट्स वाले हैं वो समझा दूंगा वैसा, ठीक है। बाकी तो क्लियर, बाकी रीडिंग करके देख लो, जो नहीं आए वो पूछ लो। बाकी सेक्शंस तो अपने कवर हो चुके हैं। अब कल से फिर अपन सम्स जो है वो सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिकल वाला पार्ट भी इस चैप्टर का कंप्लीट करेंगे।